अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पे था, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड समस्याओं पे था, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, एक टर्म उसमें बार बार आया था, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। जितने भी प्रॉब्लम्स का मैनेजमेंट आपने देखा होगा उसमें एक ही चीज़ बार बार बोली जा रही थी कि इस केस में आपको एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क बेबी को देना है या फिर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम यही देखेंगे कि एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, किस केस में एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं, या फिर ब्रेस्ट मिल्क अगर आपने एक्सप्रेस किया है तो उसको कितने टाइम तक रख सकते हैं, बेबी को कब देना है कब नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना या बाहर निकालना, चाहे वो हाथ की मदद से हो सकता है या फिर आजकल जो मैनुअल पंप या फिर इलेक्ट्रिक पंप आते हैं उसकी हेल्प से हो सकता है। देखते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है। तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क होता है ब्रेस्ट से मिल्क को स्क्वीज करके बाहर निकालना, उसे स्टोर करना और बेबी को बाद में फीड कराना। तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं। बाई हैंड कर सकते हैं, मैनुअल पंप से कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक पंप से कर सकते हैं। रीज़न क्या होता है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क का? अगर सिंपली मदर नहीं चाह रही है ब्रेस्ट फीड कराना, उस केस में मदर को कहीं वर्क पे जाना है, जॉब पे जाना है, वर्किंग वूमेन है, उस केस में वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रख के जा सकती है बेबी के लिए। या फिर प्रीमेच्योर बेबी है, मल्टीपल बेबीज़ हैं, या फिर बेबी को डिफ़िकल्टी हो रही है लैचिंग में, प्रॉपर लैचिंग नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको चेक करना है सिंपली कि आपका बेबी आपके द्वारा कितना फीड ले रहा है, या फिर आपको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है अगर, तो आप पंप यूज करके एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कर सकते हैं। बात करते हैं कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क किस किस केस में यूजफुल है। जैसे हमने पहले बताया था, प्रॉब्लम्स जितने भी हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, जितने भी प्रॉब्लम है सारे केस में आपको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करना है। चाहे वो इंगॉर्जमेंट का केस हो तो इंगॉर्जमेंट को रिलीव करने के लिए, जैसे हमने बताया था, ब्रेस्ट में दूध भर जाता है, कड़ा हो जाता है काफ़ी, बट दूध बाहर नहीं निकलता है, निपल कड़ा हो जाता है, बेबी प्रॉपर सटलिंग नहीं कर पाता है, उस केस में आपको इंगॉर्जमेंट से छुटकारा पाने के लिए एज ए मैनेजमेंट एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करना है। आपको बेबी को फीड कराना है जैसे ही सॉफ्ट हो जाए ब्रेस्ट। उसके बाद आपने देखा होगा ब्लॉक डक्ट या फिर स्टेसिस, दूध किसी वजह से रुक रहा है, दूध की गांठ हो रही है ब्रेस्ट में, उस केस में आपको कराना है। या फिर बेबी ठीक से सकल नहीं कर पा रहा है निप्पल से, या फिर इन्वर्टेड निप्पल, फ्लैट निप्पल के केस में आपको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करना है। या फिर डिफ़िकल्टी हो रही है बेबी को सकलिंग में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो जब तक बेबी सीखता नहीं है तब तक एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको देना है। या फिर मदर बीमार है, इल है, इस केस में आपको एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना है। या फिर बेबी का लो बर्थ वेट है, प्रीमेच्योर बेबी है, सिक बेबी है, या फिर सकल नहीं कर पा रहा है, मदर कहीं वर्किंग पे जा रही है, कहीं जॉब पे जा रही है, या फिर वर्किंग वूमेन है, बाहर निकलना है उसे, किसी भी वजह से बेबी को छोड़ के जाना है तो कुछ देर के लिए, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रखने के लिए एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करना है उनको। या फिर लीकिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करना है। बात करते हैं कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करने से पहले कौन से कंटेनर को प्रिपेयर करना रहता है, जैसे जहाँ भी कलेक्ट करेंगे ब्रेस्ट मिल्क को, उसके लिए कौन कौन से बर्तन को यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से कंटेनर प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए कप, जार या मग, कोई भी चीज़, ग्लास यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वो प्लास्टिक का ना हो, प्लास्टिक के बर्तन को अवॉइड करना है। जो बर्तन है वो वाइड माउथ का होना चाहिए, खुले मुंह का बर्तन होना चाहिए, ताकि ये जो मिल्क है वो गिरे ना, प्रॉपर उसी बर्तन में जाए। तो सबसे पहले सोप और वाटर से जो भी बर्तन आपने लिया हुआ है उसको वॉश करना है, या फिर 1-2 दिन पहले भी करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको वो मिल्क एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़े, आप मिल्क को एक्सप्रेस करना चाहें, उस टाइम आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इसके बाद आपने क्लीन कर लिया है बर्तन को क्लीन करने के बाद उसमें बॉइलिंग वाटर जो है, उबलता हुआ पानी उसमें डालना है और उसको कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो उबलता हुआ पानी क्या करेगा, वो जो भी उसमें जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उसको किल करेगा। तो उसके बाद आप जब भी एक्सप्रेस करने जाएं ब्रेस्ट मिल्क को, उससे पहले वो जो बॉइलिंग वाटर आपने भरा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देना है, उसको गिरा देना है। उसके बाद उसमें मिल्क को कलेक्ट करना है। ये तो बात हो गई कि कंटेनर को किस तरह से प्रिपेयर करके आपको रखना है प्रोसीजर की पहले। अब बात करते हैं बाई हैंड से कैसे हम मिल्क को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे निकालेंगे, हाथ से दूध कैसे निकालेंगे हम।
तो हाथ से दूध निकालना ये बहुत ही यूजफुल तरीका है सभी मदर्स के लिए, काफ़ी सिंपल होता है और इसमें किसी भी अप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पंप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी निकाल सकते, किसी भी टाइम निकाला जा सकता है हाथ से दूध। तो यह एक ईजी मेथड होता है जब ब्रेस्ट सॉफ्ट हो। अगर सॉफ्ट ब्रेस्ट है तो उस केस में हाथ से दूध निकालना बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी होता है मदर्स के लिए। लेकिन यही अगर फर्म ब्रेस्ट है, काफ़ी कड़ा हो गया है, इंगॉजमेंट का केस हो गया, तो उस केस में पंप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी मिल्क एक्सप्रेस करना है उसके पहले कुछ बातों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करना होता है, क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बेबी को, तो हमने नोटिस किया है कि वहाँ पे 2 रिफ्लेक्स काम करते हैं, एक प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स काम करता है, एक ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स काम करता है। दोनों एक्टिवेट तभी होते हैं, स्टिमुलेट तभी होते हैं जब बेबी सक करता है। तो यहाँ पे सकलिंग जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस केस में क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रेशन इजेक्शन तभी होगा जब ये दोनों हार्मोन स्टिमुलेट होंगे। तो अगर बेबी सकलिंग नहीं कर रहा है तो उस केस में किस तरह से हम स्टिमुलेट करें ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करना रहता है, क्योंकि बेबी सक कर नहीं रहा है, तो उस केस में हम ऐसा क्या क्या करें जिससे कि जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है वो स्टिमुलेट है। तो इसके लिए हम बेबी को अपनी गोद में रख सकते हैं। अगर बेबी प्रेजेंट नहीं है तो दूर है तो उसको देख सकते हैं, या फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो उसके फ़ोटोग्राफ को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं। इससे पहले मदर को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना पड़ता है, मदर को काम रहना पड़ता है, कॉन्फिडेंट मदर को रखना रहता है, और जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है उससे दूर रहना रहता है, और एक अच्छी फीलिंग रख के फिर उसके बाद एक्सप्रेस करना रहता है ब्रेस्ट मिल्क को। बेबी के बारे में सोचना है, बेबी के बारे में गुड थॉट रखना है। अब बात करते हैं क्या क्या स्टेप्स प्रोसीजर्स होते हैं। तो इस केस में सबसे पहले जो भी मदर एक्सप्रेस करने जा रही होती है ब्रेस्ट मिल्क, उस केस में उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में वो किसी भी फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर को बोल सकते हैं हेल्प के लिए, जिससे उनको कुछ प्राइवेसी का डर ना हो। और इस केस में वो सबसे पहले एक शांत और एकांत जगह ढूंढें जहाँ पे वो प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करके रह सकें। तो इस केस में कुछ मदर्स होती हैं जो मतलब ग्रुप में एक्सप्रेस करना पसंद करती हैं। मतलब कई मदर हैं जो साथ में अपना दूध निकाल रही हैं हाथ का यूज करके, पंप का यूज करके, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं, ग्रुप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। इसके लिए आप बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी रख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि इससे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट होगा। या फिर आप बेबी को देख सकते हैं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो फोटोग्राफ देख सकते हैं। इससे पहले जब भी एक्सप्रेस करने जाएँ उससे पहले आपको वार्म ड्रिंक लेना है, उसमें चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। आप सूप जूस का या फिर मिल्क यूज कर सकते हैं जो कि गर्म रहे। इसके बाद आपको अपने ब्रेस्ट को वार्म करना है, जैसे कोई भी चीज़ अप्लाई करना है, वार्म कंप्रेस यूज़ कर सकते हैं, वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर शावर ले सकते हैं, वार्म शावर ले सकते हैं, नहा सकते हैं गर्म पानी से। इसके बाद आपको निप्पल को स्टिमुलेट करना है, इसके लिए जेंटली पुल करना है इसको, या रोल करना है फिंगर से, जिससे कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट हो। इसके लिए आप मसाज भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट पे लाइटली मसाज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग हैंड का यूज करते हैं, कुछ वुमेन जो होती हैं वो कॉम का भी यूज करते हैं, या फिर फिंगर टिप का भी यूज करती हैं। तो जेंटली रोल करना है, या फिर क्लोज फिस्ट करके लाइक मुट्ठी बंद करके धीरे धीरे मसाज करना है ब्रेस्ट से निप्पल की तरफ। तो उससे भी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। और जो जिनको भी अपने हेल्प के लिए रखा हुआ है उसको बोलना है कि आपके पीठ पे धीरे धीरे मसाज करें। तो आपको पीठ पे जो मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो जब भी मसाज करें तो उनको बोलना है कि इस तरह से आपको सबसे पहले कंफर्टेबली बैठ जाना है। अगर टेबल है सामने तो टेबल पे आपको अपने दोनों आर्म को मोड़ के रखना है, उसके ऊपर आपको अपने हेड को रखना है, झुकाना है। और इस केस में आपका जो ब्रेस्ट है वो नीचे की तरफ लटकता हुआ रहना चाहिए। तो इस केस में आपको अपनी जो भी हेल्पर आपके पास है, जो जिसको भी आपने बोल रखा है, उसको बोलना चाहिए कि आपको इस तरह से मुट्ठी बंद करके दोनों साइड में प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ जाना है, और जो भी स्पाइन है उससे हैंड की तरफ, शोल्डर की तरफ आना है। तो इस केस में क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट होगा।
अब आपने पोजीशन प्रॉपर ले लिया है, अब ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स एक बार स्टिमुलेट हो गया है तो उस केस में मिल्क इंजेक्शन शुरू होने वाला है। उस केस में आप किस तरह से मिल्क को स्टोर करेंगे, इस तरह से स्क्वीज आउट करेंगे ब्रेस्ट से मिल्क को। तो इस केस में सबसे पहले आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग करने के बाद ही ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इसमें आप कंफर्टेबली बैठ गए हैं चेयर पे या फिर जहाँ भी आप बैठे हुए हो, तो कंफर्टेबली बैठने के बाद जब भी आपका लेग डाउन शुरू होता है, जब भी मिल्क निकलना शुरू होता है, तो शुरू में यह टाइम ले सकता है, शुरू में थोड़ा निकलेगा या फिर नहीं भी निकल सकता है। तो आपको ये स्टेप्स जो है वो बार बार रिपीट करना है जिससे कि मिल्क इजेक्शन शुरू हो जाए, मिल्क बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रॉपर फिंगर और थंब की यूज करके इस तरह से होल्ड करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो थंब और फोर्थ फिंगर का यूज करके आपको होल्ड करना है। और जब भी आप होल्ड करें तो निप्पल को छोड़ के, एरियोला को छोड़ के उसके पीछे साइड में आपको वो होल्ड करना है और वहाँ पे आपको प्रेस करना है थंब और फर्स्ट फिंगर को स्लाइटली अंदर की तरफ इस तरह से। तो अगर आपको फील होंगे तो इस साइनस में मिल्क कलेक्ट रहता है, तो जब भी आप थोड़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ से मिल्क इजेक्शन हो जाएगा, मीन्स मिल्क एक्सप्रेस होके बाहर निकलेगा जो भी आपने वहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है उसमें। तो इस केस में आपको थंब और फोर फिंगर का यूज करना है, बाकी जो फिंगर रहेंगे उससे आपको ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है। तो इस केस में आप अंदर की तरफ चेस्ट वाल की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप थोड़ा स्क्वीज आउट करेंगे, तो इस केस में आपका मिल्क जो है वो बाहर निकलेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि शुरू में मिल्क नहीं आए तो आपको प्रोसीजर रिपीट करना है, क्योंकि शुरू में कम दूध बनता है, कम मिल्क फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो कम दूध निकलता है। तो इस केस में आपको प्रेस करना है, फिर अगर दूध निकल रहा है तो प्रेस करना है, फिर थोड़ा देर के लिए छोड़ना है ताकि ये जो यहाँ पे साइनसेस हैं वो फिर से फिल हो जाए। तो फिर से फिल होंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आपको प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, फिर प्रेस करना है। ये प्रोसेस आपको वो लगभग 5 मिनट तक करना है। तो इस केस में अगर आपको दर्द हो रहा है ये करने में, तो इसका मतलब कि आपका जो टेक्निक है वो गलत है। तो इसके लिए आपको फिर से प्रॉपर टेक्निक के साथ फिर से वही प्रोसीजर करना है। अगर दर्द नहीं हो रहा है, मिल्क प्रॉपर निकल रहा है, तो इस केस में आपको स्टोर करना है मिल्क को। और जब भी प्रेस करें एरियोला को, यहाँ पे सेम वेज में प्रेस करना है। यहाँ पे अपने साइनसेस प्रेस कर दिया तो ब्रेस्ट के अलग अलग साइड्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में आप प्रेस करके मिल्क को इजेक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी मिल्क है वो बचा न रहे ब्रेस्ट में। तो इस केस में अवॉइड करना है रबिंग, किसी भी तरह का रबिंग नहीं करना है फिंगर को, स्किन के मीन्स अगेंस्ट कोई भी रबिंग नहीं करना है, रगड़ना नहीं है काफ़ी ज़्यादा, बस निप्पल को ही स्क्वीज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जैसे ये निप्पल को स्क्वीज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जैसे हमने लैचिंग प्रॉपर नहीं हो रहा था, बेबी को अगर हम फीडिंग करा रहे थे उस केस में जिस तरह से लैचिंग नहीं हो रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। बस ये लगेगा कि जैसे बेबी ने बस निप्पल पकड़ के खींच रहा हो बेबी, उसी तरह का यहाँ भी फीलिंग होगा जब आप निप्पल को बस स्क्वीज करेंगे। तो बस निप्पल को नहीं करना है, जैसे हमने बताया कि पूरा यहाँ पे साइनसेस जहाँ होते हैं आपको फील होते हैं वहाँ पे आपको प्रेस करना है। और यहाँ पे अवॉइड करना है कि पीछे की जो पैसेज होती हैं, मतलब डक्ट जो होते हैं वो ना कंप्रेस हो, क्योंकि वो अगर कंप्रेस हो जाएंगी तो फिर ये जो मिल्क यहाँ से पास हो रहा है पैसेज वो ब्लॉक हो जाएंगे और मिल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एटलीस्ट 3 to 5 मिनट आपको एक ब्रेस्ट से स्क्वीज करके बाहर निकालना है, उसके बाद आपको दूसरे ब्रेस्ट से निकालना है, दोनों ब्रेस्ट से सेम टाइम पे निकालना है। ये लगभग 20 से 30 मिनट लेते हैं। कभी भी इसको जल्दबाजी में नहीं करना है, जब आपके पास प्रॉपर टाइम हो उसी केस में इसको करना है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो क्या क्या हमने देखा, मिल्क डक्ट्स होते हैं ये, ओके। एल्वेलाई में मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद स्टोर रहता है, फिर यहाँ से डक्ट्स होते हैं, पैसेज होते हैं, यहाँ से फिर टर्मिनल होते हैं यहाँ पर। तो टर्मिनल जो कि हमने बताया कि साइनसेस बोलते हैं इसको, यहाँ पे मिल्क बन के इकट्ठा रहता है। तो जब भी बेबी सकलिंग करता है उस केस में या यहाँ से बाहर निकलता है, इजेक्शन होता है। तो यहाँ पे बेबी सकलिंग नहीं कर रहा है तो हमने बताया कि ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स किस तरह से स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करने के बाद धीरे धीरे यहाँ से मिल्क इजेक्शन किस तरह से कराना है। मिल्क इंजेक्शन के लिए आपको प्रॉपर फिंगर का यूज करना है, सी होल्ड फिंगर करना है, उसके इसमें थंब और फोर फिंगर का यूज करना है, बाकी जो फिंगर्स रहेंगे उससे ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है। तो यह आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपको अपना थंब और फोर फिंगर कहाँ रखना है। तो वो आपको टर्मिनल्स पे रखना है, टर्मिनल में जो मिल्क रहता है वो स्टोर रहता है। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है,
प्रेस करने से क्या होगा, जो यहाँ पे मिल्क स्टोर है वो बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब इजेक्शन हो रहा है मिल्क का, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको प्रेस करना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है, ताकि ये जो पीछे वाली डक्ट्स हैं यहाँ से फिर मिल्क यहाँ पर फिल हो पाएँ, भर पाएँ। तो फिर से भरेंगी, फिर आपको प्रेस करना है, प्रेस करके बाहर निकालना है, फिर से छोड़ना है, प्रेस रिलीज, इस तरह से आपको करके मिल्क को बाहर निकालना है। इसके अलावा ब्रेस्ट पम्प का भी यूज कर सकते हैं। हाथ से अगर निकाल रहे हैं, मीन्स अगर आपका ब्रेस्ट सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो आप हाथ से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमने बताया था कि एक हाथ से अगर आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आप दूसरे हाथ का यूज कर सकते हैं, मीन्स और पोजीशन भी अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जनरली मदर्स जो होती हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो इसके अलावा आप हैंड का यूज ना करके ब्रेस्ट पम्प भी यूज कर सकते हैं। मैनुअल ब्रेस्ट पम्प होता है, काफ़ी इजी हो जाता है इस केस में। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है हैंड एक्सप्रेशन, हैंड से दूध बाहर निकालना, हाथ से दूध बाहर निकालना, तो इस केस में आप मैनुअल ब्रेस्ट पम्प को यूज कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। इस केस में यह इफ़ेक्टिव भी होता है, कंफर्टेबल होता है यूज करना, और इसको क्लीन करना भी इजी हो जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। इसके अलावा रबर बल्ब पंप होते हैं। रबर बल्ब पंप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, और जब भी ब्रेस्ट सॉफ्ट हो तो उस केस में जनरली इसका यूज नहीं किया जाता है। जनरली इसका यूज जब इंगॉजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया रहता है, तो उस केस में इंगॉजमेंट को रिलीव करने के लिए किया जाता है। इसका जनरली यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रबर का बना हुआ रहता है, और यहाँ पे जो मिल्क इकट्ठा होता है, मिल्क कलेक्ट हम करते हैं, वो जल्दी से कंटामिनेटेड होने का चांस रहता है, और इसको प्रॉपरली क्लीन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको मेनली ब्रेस्ट रिलीवर के तौर पे यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा इंगॉजमेंट जब हो गया रहता है तो उस केस में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं सिरिंज पंप की। सिरिंज पंप, जैसा कि हमने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया होगा, ब्रेस्ट ब्रेस्ट जो इन्वर्टेड ब्रेस्ट था, या फिर आपका फ्लैट निप्पल था, फ्लैट और इन्वर्टेड निप्पल के केस में हमने बताया था सिरिंज मेथड सेम उसी टाइप का होता है। यहाँ पे फनेल लगे होते हैं, तो फनेल ये पंप जो होते हैं, ये जो रबर बल्ब पंप अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उससे रबर बल्ब पंप जो हमने बताया अभी इसके पहले, उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इस केस में भी ये भी ईजियर होता है, स्टरलाइज करना, इसको क्लीन करना ईजियर होता है। इसको स्टरलाइज मेनली करते हैं। इस केस में जो भी फनेल होता है उसको यहाँ पर एरियोला के ऊपर रखते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्लंजर हमने बताया था पिछले बार भी आपको, कि प्लंजर जो होता है उससे खींचते हैं तो मिल्क इजेक्ट आउट होता है इस सिरिंज में। या फिर वार्म बॉटल मेथड यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए। वार्म बॉटल मेथड में क्या करते हैं, कांच का बॉटल लेते हैं, उसमें जो वार्म वाटर होता है वो भर के रख देते हैं कुछ देर के लिए। यह सीवियर इंगॉजमेंट को रिलीव करने के लिए होता है। बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है आपका ब्रेस्ट, सीवियर इंगॉजमेंट हो गया है, उस केस में हाथ से जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, उस केस में वार्म बॉटल मेथड यूज करते हैं। इसमें हॉट वाटर बॉटल में डालते हैं, उसके बाद जैसे ही बॉटल गर्म हो जाता है, जो वाटर होता है उसको निकाल देते हैं, और जो बॉटल होता है उसको निप्पल के ऊपर रखते हैं, तो इससे इजेक्शन होता है मिल्क का। तो ये वार्म वाटर मेथड में आता है। नेक्स्ट बात आती है कि आपने मिल्क को इजेक्ट कर लिया है, एक्सप्रेस कर लिया है, अब उसको कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर तुरंत पिलाना है तो ठीक बात है, अगर नहीं पिलाना है तुरंत, आपको कहीं जाना है, बाहर निकलना है, या फिर थोड़ी देर बाद बेबी को पिलाना है, तो वो इस केस में यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि मिल्क को आप कितनी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर पे आप रख रहे हैं मिल्क को, तो अप टू 4 आवर्स तक रख सकते हैं। अगर फ्रिज में आप स्टोर कर रहे हैं तो उस केस में अप टू 4 डेज तक रख सकते हैं, 4 दिन तक रख सकते हैं, 4 दिन से। और जो फ्रीज़र में रख रहे हैं, मीन्स ऊपर वाले कंपार्टमेंट पे रख रहे हैं अगर फ्रीज़र में, तो उसमें 1 साल से ऊपर तक रख सकते हैं, मीन्स अप टू 12 मंथ तक आप रख सकते हैं। अगर आपने मीन्स रख दिया है स्टोर करके, उसके बाद जब आपको यूज करना है तो आप बाहर निकाल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अगर 1-2 घंटे मीन्स अगर आप हीट कर रहे हैं दूध को, तो 1-2 घंटे के अंदर ही आप दूध को ख़त्म कर दें। उसको फिर से मीन्स काफ़ी देर तक न छोड़ें, या फिर 1-2 घंटे के बाद न पिलाएं बेबी को। अगर आपने मीन्स फ्रीज़र से निकाला हुआ है दूध, तो फ्रीज़र में तो जम जाता है दूध, तो उसको अगर प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में आप ला रहे हैं, उसको थार बोलते हैं,
तो फ्रीज़र के बाद अगर आप प्रॉपर उसको लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं तो उसके बाद उसको 24 आवर्स के अंदर ही ख़त्म करने को सोचें, क्योंकि उसको एक दिन तक ही यूज करें, उसके बाद ना यूज करें। तो ये सारे गाइडलाइंस होते हैं कि आपको कितने दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और गर्म करने के बाद कितने टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप फ्रिज से निकाल रहे हैं तो 1-2 घंटे के बाद आपको 1-2 घंटे तक ही यूज करना है। अगर आप फ्रीज़र से निकाल रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम कर लें। तो ये था मिल्क स्टोरेज। कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के, जैसे कि इसमें बेबी से स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है मदर और बेबी के बीच में, और इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग, फिर बॉटल क्लीनिंग, स्टरलाइजिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ जाती है, और इसमें प्रॉपर बेबी में सकलिंग एफिशिएंट नहीं हो पाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर सकलिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा गुड सप्लाई होगा मिल्क का, तो गुड सप्लाई में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क में जितना ज़्यादा हैंडलिंग होगा उतना ही ज़्यादा कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क के। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आगे के वीडियोज आपको मिलती रहें। थैंक यू।